हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन। फर्स्ट पार्ट में हमने वैदिक एजुकेशन सिस्टम पढ़ा था, सेकेंड पार्ट में हमने बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन या मेडिवल मुस्लिम पीरियड के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखो, इंडिया हमारी शुरू से ही एक रिचेस्ट कंट्री में गिनी जाती है। कहते हैं ना, इंडिया एक सोने की चिड़िया है। ठीक है ना। तो इंडिया वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो इसीलिए ही ये एक सेंटर रहा है, फॉरेन रूलर्स का अट्रैक्शन रहा है हमेशा से ही इसके ऊपर। ठीक है ना। तो इसी वजह से वो हमारे इंडिया में आए हैं, लगातार आते भी रहे थे और उन्होंने इंडिया पे अटैक भी बहुत करे थे, आक्रमण करे थे, कई राज्य हड़प लिए थे, बहुत कुछ उन्होंने करा था। ठीक है। तो ये जो मुस्लिम किंग्स होते थे हमारे, इन ये क्या चाहते थे इंडिया में आके? इस्लामिक रिलीजन को, अपना कल्चर को अपना प्रोपोगेट करना इंडिया में। ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने दो मेथड्स चुने। एक तो इन्होंने हमारे इंडियन कल्चर पे, हमारे रिलीजन पे अटैक करा। दूसरा इन्होंने चूज करा एजुकेशन, कि हम एजुकेशन के थ्रू भी जो है अपने इस्लामिक कल्चर को जो है हम एक्सपेंड कर सकते हैं और अच्छे से प्रोपोगेट कर सकते हैं इंडिया में। ठीक है ना। तो जैसे कि एक थे आपके, उनका नाम था बख्तियार खिलजी करके, उनका कुछ नाम था, वो आर्मी कमांडर थे आपके। ठीक है ना। तो उन्होंने जो है ना, जितने भी बुद्धिस्ट सेंटर्स थे आपके, उन सबको इसने डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है ना। थोड़े बहुत इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए थे, कुछ बुद्धिस्ट सेंटर्स अपने आप भी बंद हो गए थे। ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने तो दो रास्ते अपना लिए थे। एक तो इन्होंने युद्ध छेड़ दिया था, मतलब अस्त्र शस्त्रों का इस्तेमाल करके, फोर्स का इस्तेमाल करके इन्होंने पहला मेथड चूज कर लिया था। जो हमारा इस टाइम पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश्ड थे, उनको डिस्ट्रॉय करने का या बंद करने का। ठीक है ना। तो इन्होंने जो है ना, जितने भी बुद्धिस्ट सेंटर्स थे उन सबको इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है ना। लेकिन उस टाइम पे वैदिक एजुकेशन सिस्टम आपकी तब भी कंटिन्यू थी। ठीक है ना। इन्होंने कोशिश भी नहीं करी इतना इसको डिस्ट्रॉय करने की, क्योंकि एक तो ये छोटे छोटे से हट में, झोपड़े में, फॉरेस्ट में ही होते थे। ठीक है ना। ज्यादा मास को एजुकेशन इस पे थी नहीं। बच्चे तब भी कमी आते थे, अब भी कमी आते थे। ठीक है ना। और क्या कहते हैं कि ये इतना वाइडली स्प्रेड थे ना हमारे पूरी कंट्री में, कि इनको खत्म करना भी ना बहुत मुश्किल था। भाई, अगर आप किसी देश में रूल कर रहे हो, आप किसी देश में आके रह रहे हो और अपना कल्चर एक्सपेंड करना चाहते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ के लोगों की फीलिंग्स के साथ आप खेलोगे। मतलब वो चाहते तो वो इंडियन कल्चर को भी डिस्ट्रॉय कर सकते थे। उन्होंने बुद्धिस्ट को तो बिल्कुल खत्म ही कर दिया। इंडियन कल्चर पे उन्होंने धीरे धीरे अटैक करा, एकदम से अटैक नहीं करा, जिससे कि लोग एकदम से उनके खिलाफ ना हो जाए। ठीक है ना। तो उस टाइम पे आपके दो पैरेलल सिस्टम्स चलते थे एजुकेशन के, एक आपका वैदिक एजुकेशन हो गया और एक आपका मुस्लिम एजुकेशन हो गया। ठीक। तो यही जो आपका एजुकेशन सिस्टम जो था, जिसमें हमने इस्लामिक रिलीजन को प्रोपोगेशन करने की बात कही थी, उसी को ही इन्होंने मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन कह दिया। तो ये जो आपका पीरियड था, ये 1200 एडी टू 1700 एडी आपका रहा था। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ का फाइनेंस, इनका एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस कैसा था। ठीक है। तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस कैसा था? एक तो इनडायरेक्ट कंट्रोल था स्टेट का। ठीक है ना। इनडायरेक्ट कंट्रोल कैसे था? कि जो मुस्लिम किंग्स होते थे, उन्होंने अपने मकतबाज, मदरसाज एस्टेब्लिश कर लिए थे एजुकेशन के लिए, जिससे कि वो इस्लामिक रिलीजन को, अपने कल्चर को एक्सपेंड कर सके, उसको प्रोपोगेट कर सके इंडिया में। तो इसके लिए इनको फाइनेंशियल हेल्प भी मिलती थी। ठीक है ना। तो अब सीधी सी बात है, अब इनको स्टेट के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता था। अगर इनको अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाना है तो स्टेट के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता था। तो एक तरीके से इनडायरेक्ट कंट्रोल था इनका स्टेट के ऊपर। ठीक है ना। फ्री एजुकेशन थी, एजुकेशन पे कोई चार्ज नहीं होता था। बच्चों को कपड़े, खाना पीना, इवन स्कॉलरशिप्स भी ये प्रोवाइड करते थे। आप देख सकते हो वैदिक एजुकेशन में इतना कुछ नहीं था बच्चों को लेके, लेकिन बुद्धिस्ट में आपकी कॉन्फ्रेंस मेथड आ गया था, बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम में आपके टूर्स आ गए थे। ठीक है ना। और इनका जब एजुकेशन सिस्टम आया तो इन्होंने एक अच्छी चीज क्या करी, इन्होंने बच्चों को स्कॉलरशिप देनी भी स्टार्ट कर दी थी। ठीक है ना।
सोर्स ऑफ इनकम क्या रहता था इनका, जो बड़े बड़े मुस्लिम किंग्स होते थे, मुस्लिम एम्परर्स होते थे, या फिर कोई इस्लामिक डिवोटी है, कोई इस्लाम धर्म को बहुत ज़्यादा मानता है और वो उसको चाहता है कि वो और एक्सपेंड हो, तो वो भी थोड़ा बहुत दे देते थे। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हायर हायर पोस्ट पे होते थे वे लोग दे देते थे, तो यहाँ से इनको फाइनेंस मिलता था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा था उस टाइम पे एजुकेशन का। यहाँ पे भी एजुकेशन आपकी दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी, प्राइमरी एंड हायर एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन जो होती थी ये आपकी मकतबाज में होती थी और हायर एजुकेशन आपकी ये मदरसास में होती थी। ठीक है ना, मीनिंग जो होता था इनके लिए एजुकेशन का वो नॉलेज होता था। ठीक है ना, ये नॉलेज को तो बहुत ही ज्यादा मानते थे। ऐसा भी कहा जाता है कुरान शरीफ में कि जो इंक ऑफ द पेन इज कंसिडर टू बी मोर सेक्योर्ड, मतलब बहुत ज्यादा पवित्र मानी जाती है, देन द ब्लड ऑफ मार्चियर, मतलब किसी शहीद के खून से भी ज्यादा पवित्र मानी जाती है द इंक ऑफ अ पेन। मतलब कि ये लोग जो है ना नॉलेज को तो बहुत ज्यादा मानते हैं। एजुकेशन का मतलब ही है इनके लिए नॉलेज, और उसी का ही मतलब इनके लिए मोक्ष प्राप्ति भी है, या कह दो साल्वेशन है। ठीक है ना, वैदिक में हम मोक्ष कह देते थे, बुद्धिस्ट में निर्वाण कह देते थे, इनके में हम लोग साल्वेशन कह देते हैं, मतलब वही है। ठीक है ना, सबके अपने अपने मतलब है मोक्ष प्राप्त करने का। तो इनका मोक्ष प्राप्त करने का मतलब शिक्षा ही थी, ये नॉलेज को ही बहुत कुछ मानते थे। ठीक है ना, अब पढ़ते हैं इसके एम्स एंड आइडियल्स क्या थे एजुकेशन के। डेवलपमेंट ऑफ अ नॉलेज। ठीक है ना, तो आपके एक थे मोहम्मद साहिब करके, ठीक है ना, ये आपके प्रोपाउंडर थे इस्लाम के। ठीक है ना, तो इन्होंने ही बताया था कि जो नॉलेज होती है ना वो इट इज अ मीन ऑफ सैल्वेशन। ठीक है ना, ये एक रास्ता है आपका किसका, साल्वेशन का, मोक्ष का। ठीक है ना, द नॉलेज से मतलब सिर्फ एक मटेरियल नॉलेज ही नहीं, स्पिरिचुअल नॉलेज, दोनों तरीके की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। स्पिरिचुअल नॉलेज में भी किसकी नॉलेज वो ज्यादा करते थे, इस्लाम की। भाई जब वो इस्लाम के प्रोपाउंडर है तो वो इस्लाम धर्म को ही फॉलो करने को कहेंगे। तो मटेरियल नॉलेज और स्पिरिचुअल नॉलेज दोनों ही जरूरी है एक बच्चे को अगर टू अटेन साल्वेशन। ओके, फिर दूसरा उनका एम क्या था एजुकेशन का, इस्लाम कल्चर को एक्सपेंड करना। भाई हर कोई चाहता अपने अपने धर्म को एक्सपेंड करना, तो एक एम इनका ये भी था। फिर एक एम था इनका डेवलपमेंट ऑफ करेक्टर एंड मोरालिटी। ठीक है, मतलब कि बच्चे का करेक्टर बिल्डअप हो, उसके अंदर मोरल वैल्यूज आए। लेकिन एक्चुअली क्या है ना कि जो हिंदू धर्म है और जो मुस्लिम धर्म है, तो उन दोनों में मॉरल वैल्यूज या मोरालिटी जो कहते हैं ना उसमें डिफरेंस है। तो उसमें भी ये लोग इस्लामिक मोरालिटी को ज्यादा ये लोग प्रेफर करते थे। तो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता था ना करेक्टर का, मोरालिटी का, तो उसमें भी ये इस्लामिक मोरालिटी पे ही ज्यादा एम्फेसाइज करते थे ये लोग। ठीक है ना, हाँ। फिर आते हैं आपके प्रोपोगेशन ऑफ इस्लामिक रिलीजन, बता दिया मैंने आपको। फिर आपका आता है एजुकेशन ऑफ आर्ट्स स्किल्स एंड वोकेशंस, इस पे भी ये लोग फोकस करते थे। ठीक है ना, मैंने जनरली देखा है जो मुस्लिम लेडीज वगैरह होती हैं उनको आर्ट्स स्किल्स बहुत आती हैं, जैसे बहुतों को मेहंदी लगानी बहुत अच्छे से आती है। तो इनके अंदर ना ये कुछ इनबिल्ट टैलेंट सा होता है, आर्ट्स और स्किल्स को लेकर काफी इंटरेस्ट भी होता है इन लोगों को इस चीज में। तो इन्होंने ना इस पे भी फोकस करा, आर्ट्स पे, क्राफ्ट्स पे। ठीक है ना, जिससे कि प्रोग्रेस अच्छी हो इन फील्ड में और अच्छे से, और इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती रहे। ठीक है ना, तो इन्होंने इस पे भी बहुत अच्छे से फोकस करा। अटेनमेंट ऑफ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, इसका मतलब क्या है कि जो इस्लाम धर्म है ना वो रीबर्थ में बिलीव नहीं करता बिल्कुल भी। ठीक है ना, तो इसी वजह से जो मुस्लिम्स होते थे ना वो एकदम लैविश लाइफ जीते थे। सिर्फ एक औरंगजेब को छोड़ के मोस्टली जितने भी आपके मुस्लिम रूलर्स रहे हैं ना उन सब ने एक बहुत ही बढ़िया शानदार लैविश लाइफ उन्होंने जी है। ठीक है ना, तो इनका यही कहना था कि एक ही जिंदगी अच्छे से जियो, लैविशली जियो उस जिंदगी को। तो इसीलिए एजुकेशन प्रोवाइड करते थे या आर्ट्स एंड स्किल्स की, जिससे कि प्रोडक्शन हो सके मटेरियल गुड्स की, जिससे कि आप एक लैविश लाइफ जी सको। ठीक है ना, ये फिर हम आते हैं करिकुलम कैसा था उस टाइम पे एजुकेशन का। करिकुलम मैंने बताया, तो क्योंकि एजुकेशन उस टाइम पे दो पार्ट में डिवाइडेड थी, प्राइमरी एंड सेकंड हायर एजुकेशन में। तो प्राइमरी लेवल पे आपका करिकुलम कैसा था उस टाइम पे, क्या सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते थे बच्चों को, अल्फाबेट्स की नॉलेज दी जाती थी। ठीक है ना, जो कुरान शरीफ जो कि इनका एक मेन ग्रंथों में से एक है, तो उसका एक 30th सेक्शन होता था, वो उन बच्चों को पढ़ाया जाता था। रीडिंग राइटिंग पे फोकस किया जाता था, मैथमेटिक्स पे, लेटर एप्लीकेशन राइटिंग पे फोकस किया जाता था।
कन्वर्सेशन पे फोकस किया था। इन्होंने ना सबसे ज्यादा फोकस प्रोनाउंसिएशन पे करा। ये चाहते थे कि प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी हो बच्चे की। जो कुछ भी बच्चा अगर बोल रहा है अपनी स्टडी से रिलेटेड तो उसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। बच्चों को जो है ना, जो कुछ आयत्स होती थी आपकी कुरान शरीफ की, उनको भी बार बार जो है इमिटेशन मेथड के थ्रू लर्न करवाया जाता था, और जिससे कि बच्चे उनको बार बार मेमोराइज करके उसको याद करें, उसको समझे, ठीक है ना। कुछ इस्लामिक प्रॉफिट्स होते थे जो बहुत बड़े बड़े इस्लामिक आपके डिवोटीज रहे हैं, उनकी कुछ कहानियां या उनकी कुछ बायोग्राफीज होती थी। जो संत होते थे, जो फकीर होते थे, उनकी भी बायोग्राफीज बच्चों को बताई जाती थी, ठीक है ना। मोरल डेवलपमेंट के लिए बच्चों के लिए बुक्स होती थी कुछ, जो कि शेरदादी की लिखी हुई थी, जैसे कि गुलिस्तान बोस्ता, ये भी बच्चों को पढ़ाई जाती थी, ठीक है ना। तो ये ना स्पेशल अटेंशन वाज पेड टू प्रोनाउंसिएशन एंड हैंड राइटिंग ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है ना। सबसे ज्यादा फोकस इसी पे किया जाता था प्राइमरी क्लास में। फिर आते हैं हायर लेवल पे। हायर एजुकेशन में क्या होता था, ये भी आपकी, इसका भी करिकुलम ना दो पार्ट में डिवाइडेड था। एक था आपका वर्ल्डली करिकुलम, एक था आपका रिलीजियस करिकुलम। क्योंकि मैंने आपको बताया इनका मोटिव क्या था, आपको एक मटेरियल नॉलेज भी होनी चाहिए और एक स्पिरिचुअल नॉलेज भी होनी चाहिए। तो मटेरियल नॉलेज के लिए उन्होंने करिकुलम बनाया वर्ल्डली करिकुलम, और स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए उन्होंने करिकुलम बनाया आपका रिलीजियस करिकुलम। रिलीजियस करिकुलम में आपकी जो ग्रंथ होते थे, इनके मेन मेन अपने अपने, कुरान शरीफ हो गया, इस्लामिक हिस्ट्री बताई जाती थी, इस्लामिक लिटरेचर, सूफी लिटरेचर, शरीयत, ये सब चीजें बच्चों को पढ़ाई जाती थी जो उनके इस्लाम रिलीजन से रिलेटेड होती थी। वर्ल्डली करिकुलम में ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, अरेबिक एंड पर्शियन लैंग्वेजेस पढ़ाते थे, उनका लिटरेचर पढ़ाते थे, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, इस्लामिक लॉ, यूनानी, जियोमेट्री, ये सब चीजें बच्चों को यहाँ पे पढ़ाया जाता है। ये सब सब्जेक्ट्स आपके इसमें इंक्लूडेड थे, ओके। अब हम आते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग पे। इसमें सबसे पहला मेथड आता है आपका इमिटेशन, प्रैक्टिस एंड मेमोराइजेशन मेथड। जैसे कि आपको बताया कि यहाँ पे कुरान शरीफ की जो होती थी वो आयत बच्चों को याद करवाई जाती थी, तो वो बोल बोल कर याद करवाई जाती थी, बच्चे उनको बैक रिपीट करते थे, मेमोराइज करते थे। अच्छा, एक बात और कि यहाँ पे टीचर्स को उस्ताद बोला जाता था, ठीक है ना, और बच्चों को शागिर्द बोला जाता था, उस्ताद, ठीक है ना। टीचर्स को बोला जाता था उस्ताद, और जो बच्चे होते थे उनको बोला जाता था शागिर्द, ठीक है ना। जैसे कि आपका वैदिक में टीचर्स को गुरु, बच्चों को शिष्य। बुद्धिस्ट में टीचर को हमने उपाध्याय बोला था, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने टीचर को उस्ताद बोला है और बच्चों को शागिर्द बोला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको जैसे कि आयस बच्चों को याद करवानी है, ठीक है ना, कुरान शरीफ की, तो वो सब बच्चों को बोल बोल के याद करवाई जाती थी। इमिटेशन मेथड के थ्रू बार बार बच्चे प्रैक्टिस करते थे, उनको बार बार बोलते थे, बार बार मेमोराइज करते थे, रिहर्स करते थे, ठीक है ना। अल्फाबेट जो होते थे वो भी बच्चों को इसी तरीके से याद करवाए जाते थे आपके, ठीक है ना। प्रोनाउंसिएशन हो गई, ठीक है ना, ये सब भी इसी तरीके से याद करवाई जाती थी, ये सब, ठीक है। फिर सेकंड मेथड आता है आपका स्पीच, लेक्चर एंड एक्सप्लेनेशन मेथड। इसमें क्या होता था कि जो जो ये मदरसा होता है ना आपका, जैसे मैंने बताया ना आपको कि इनके तो अपने, जैसे कि बुद्धिस्ट एजुकेशन में आपके मठन विहार थे, मोनास्ट्रीज थी, इसी तरीके से इन्होंने भी अपनी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए मकतबाज और मदरसाज को इन्होंने स्टैब्लिश करा था। तो मदरसा का ना बेसिकली मतलब ही यही होता है टू डिलीवर स्पीच, ठीक है ना। तो हायर एजुकेशन में जनरली स्पीच और जो लेक्चर मेथड्स होता था टीचिंग का, वो बहुत ज़्यादा यूज किया जाता था, ठीक है ना। तो जो आपका मतलब कि यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे स्पीच दी जाती थी, ठीक है ना, स्पीच के थ्रू, लेक्चर के थ्रू, उसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन के थ्रू। जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे आपके पीछे पढ़े आपने, ज्योमेट्री था, मैथमेटिक्स था, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, तो ये सब तो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपको लेक्चर के थ्रू या एक्सप्लेनेशन मेथड के थ्रू ही आप बच्चों को समझा पाओगे, ठीक है। फिर आता है आपका लॉजिक मेथड। लॉजिक मेथड में क्या होता था कि कुछ सब्जेक्ट होते थे, जैसे कि आपका फिलोसफी है, तो वो इस मेथड के थ्रू यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता था, ठीक है ना। हाँ, और कुछ एग्जाम्पल्स दिए जाते थे डायरेक्ट इस्लामिक थ्योरीज के, ठीक है ना। कुछ डायरेक्ट एग्जाम्पल्स के थ्रू भी बच्चों को यहाँ पे बढ़ाया जाता था। सेल्फ स्टडी मेथड भी था, क्योंकि भाई यहाँ पे भी हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी आपकी, जो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं उनकी। इस टाइम पे तो पता है लाइब्रेरीज भी आपकी बहुत बड़ी बड़ी बन गई थी फॉर द स्टोरेज ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेल्फ स्टडी वाला मेथड भी आपका था कि बच्चे जब चाहे अपने लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर आपका मेथड आता है डिमॉन्स्ट्रेशन, एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस मेथड। तो इस मेथड में क्या था, बच्चों को करके सिखाया जाता था ना, ठीक है ना, लर्निंग बाय डूइंग।
ठीक है ना, जैसे कि बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे कि आर्ट्स स्किल्स, वोकेशनल टेक्निक्स हो गई, तो ये सब बच्चों को डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड के थ्रू ही सिखाई जाएंगे। ठीक है ना, ये कुछ पॉइंट्स देखो ऐसे हैं, ये कोई इतने हाँ टिपिकल मेथड नहीं है भाई, ये सब चीजें, ये मेथड्स तो हम अपनी रियल लाइफ में भी जानते हैं कि प्रैक्टिस मेथड किसे कहते हैं या सेल्फ स्टडी मेथड किसे कहते हैं। तो अगर एग्जाम में भी आप ये पॉइंट्स लिख आओगे और इसके अंदर आप अपनी लैंग्वेज से भी लिखाओगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू भी आप लिख सकते हो, लेकिन बस बात पॉइंट पे होनी चाहिए। ठीक है ना, कि जैसे कि भाई डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है, तो इस मेथड के थ्रू आप क्या समझा सकते हो बच्चों को, एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप क्या सिखा सकते हो बच्चों को, जो आर्ट्स स्किल्स वोकेशनल टेक्निक जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, ये सब हम बच्चों को डिमॉन्स्ट्रेशन और प्रैक्टिस मेथड के थ्रू ही हम बच्चों को सिखा सकते हैं। ठीक है, सेल्फ स्टडी में क्या होगा कि मैन्युस्क्रिप्ट से बच्चा खुद से पढ़ रहा है, जो भी उसको कुछ दिक्कत है वो जाके देख रहा है, ठीक है, लाइब्रेरी में जाके पढ़ रहा है, ये सब। ठीक है, लॉजिक मेथड कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो लॉजिक पे बेस्ड होते हैं, जैसे कि आपका फिलोसफी हो गया, तो ये सब कुछ होते सब्जेक्ट जो लॉजिक पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, एक चीज और कि इस टाइम पे अरेबिक एंड पर्शियन, ये आपकी फॉरेन लैंग्वेजेस हैं, इनको एज ए मीडियम ऑफ एजुकेशन के उसमें यूज किया जाता था। और यहाँ पे ना मॉनिटरिंग सिस्टम भी था, मॉनिटरिंग सिस्टम कि कुछ जो सीनियर स्टूडेंट्स होते थे ना उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती थी कि वो जूनियर स्टूडेंट्स को पढ़ाएं। ठीक है ना, तो इसी सिस्टम को इन्होंने मॉनिटरिंग सिस्टम का भी नाम दिया था और ये इन्होंने डेवलप करा था अपने एजुकेशन सिस्टम में। तो इसके ना दो एडवांटेज थे, एक तो ये था कि टीचर की जैसे शॉर्टेज होती थी, ठीक है ना, तो वो इतना नहीं पता चलता था, क्योंकि जब सीनियर स्टूडेंट जूनियर स्टूडेंट को पढ़ाएंगे तो टीचर की शॉर्टेज इतनी फील नहीं होती थी। और दूसरा ये कि कुछ स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग भी मिल जाती थी टीचिंग में। ठीक है ना, ये बात थी। अब आते हैं हम इस एजुकेशन की मेरिट पे। ठीक है, मेरिट्स क्या थी मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन की। ठीक है ना, तो अगर हम इसकी मेरिट्स की बात कर दें तो फिर यहाँ पे आता है आपका पहला पॉइंट आता है स्टेट पैट्रोनेज ऑफ एजुकेशन, मतलब कि स्टेट पैट्रोनेज ऑफ एजुकेशन। देखो, डेमोक्रेसी तो हमें तब तक हमारे इंडिया में नहीं आई थी, ठीक है ना, क्योंकि मुस्लिम्स के बाद तो हमारे देश में अंग्रेज भी आए हैं, तो डेमोक्रेसी तो नहीं थी तब तक। लेकिन जैसे कि हमें पता है कि डेमोक्रेसी में ये स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू ऑर्गेनाइज एजुकेशन, तो ये ना एक इसका सबसे बड़ा चीफ मेरिट था इस मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन का, कि यहाँ पे ना स्टेट हेल्प जो है ना मिलनी स्टार्ट हो गई थी आपकी मेडिवल पीरियड में ही। मतलब जितने सारे मकतबास थे, मदरबास थे, जो बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज थी, ये स्टेट के फाइनेंशियल असिस्टेंट्स के थ्रू ही आपकी ये कंस्ट्रक्ट कराई गई थी। तो ये इसका बहुत बड़ा चीफ मेरिट था मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन का, कि यहाँ पे स्टेट पेट्रोनाइजेशन था। ठीक है ना, दूसरा पॉइंट आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्री एजुकेशन। एजुकेशन एकदम फ्री थी, बिल्कुल फ्री थी। ठीक है ना, इवन ये क्लोथ्स, बच्चों का रहना, सब कुछ ये लोग देखते थे। ठीक है ना, स्कॉलरशिप स्टार्ट हो गई थी, बहुत अच्छा पॉइंट था ये भी इनका, कि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते थे उन बच्चों को ये स्कॉलरशिप दे देते जिससे कि वे एनकरेज हो। ठीक है ना, सेपरेट अरेंजमेंट था प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन का, सेपरेट अरेंजमेंट था क्योंकि इन दोनों का करिकुलम अलग है, तो अरेंजमेंट भी एकदम सेपरेट था। ठीक है, एम्फेसाइज ऑन द डेवलपमेंट ऑफ अ नॉलेज, सबसे ज्यादा जोर इनका डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि नॉलेज तो इनके कुरान शरीफ में ही लिखा हुआ है कि द इंक ऑफ ए पेन इज मोर सेक्योर देन द ब्लड ऑफ अ मैच। ये आप लाइन भी लिख सकते हो एग्जाम में। तो इसी वजह से इनका सबसे ज्यादा एम्फेसिस किस पे था, नॉलेज पे ही था। ठीक है ना, सबसे ज्यादा एम्फेसिस इनका। फिर आता है एनकरेजमेंट टू लिटरेचर, लिटरेचर पे इनका बहुत ज्यादा फोकस था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये लोग रीडिंग पे, राइटिंग पे, लेटर एप्लीकेशन राइटिंग पे, प्रोनाउंसिएशन पे, इन पे इनका बहुत ज्यादा फोकस था। ठीक है ना, तो इसीलिए सबसे ज्यादा इन्होंने ना एनकरेज लिटरेचर को करा, हर अपना इस्लामिक लिटरेचर इन्होंने बच्चों को पढ़ाया, रीडिंग राइटिंग स्किल्स बच्चों की इंप्रूव करी, लेटर टू एप्लीकेशन राइटिंग स्किल्स बच्चों की इंप्रूव कराई, प्रोनाउंसिएशन स्किल्स इन्होंने इंप्रूव करनी चाहिए। तो लिटरेचर पे इनका बहुत ज्यादा एनकरेजमेंट था बच्चों को लेकर। ठीक है ना, जिससे कि वो एक क्रिएटिव वर्क कर सके किसी भी फील्ड में, जो भी वो काम कर रहे हैं ना, तो एकदम क्रिएटिविटी आए उस काम में। ठीक है ना, देखते ही लगे कि हाँ एक बहुत ही अच्छा क्रिएटिवनेस है उसके वर्क में। ठीक है, एजुकेशन ऑफ हिस्ट्री राइटिंग की भी ये लोग एजुकेशन देते थे आपकी, जो आपके मतलब कि क्या कहते हैं उनको, जो कि मतलब जो इन्होंने ना एक इस तरीके का भी अरेंजमेंट कर रखा था, जिससे कि एक बच्चे जो है ना एक बहुत ही स्किलफुल वे में नरेशंस को लिख सके। नरेशंस मतलब कहानियां, स्टोरी, ठीक है ना, उसको लिख सके। तो इसके लिए भी इन्होंने बहुत अच्छे अरेंजमेंट कर रखे थे, क्योंकि जो बड़े बड़े मुस्लिम एम्परर्स होते थे, जो राजा होते थे ना, तो वो
ज्यादातर होता है ना, वो जनरली वो अपनी ही तारीफ करते थे, ठीक है ना, वो अपने आप को ही बहुत ज्यादा चेरिश करते थे, सेल्फ एडमायर करते थे। तो जो भी कुछ उनके एंसेस्टर्स की कुछ नैरेटिव स्टोरीज हैं या उनकी रियल लाइफ से रिलेटेड कुछ भी उनकी नैरेटिव स्टोरीज हैं, तो वे भी इन बच्चों को सिखाया जाता था स्किलफुल वे में वो किस तरीके से उसको नैरेट करके लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चों की राइटिंग और रीडिंग स्किल्स पे तो ये लोग फोकस करते थे ना, तो इन नैरेटिव स्किल्स पे भी ये लोग फोकस करते थे, जिससे कि बच्चे एक हिस्ट्री, भाई देखो राजा महाराजा की कोई भी कहानी होगी वो आगे चल के हिस्ट्री बन जानी है, तो हिस्ट्री को किस तरीके से वो स्किलफुल वे में नैरेट कर सकते हैं वो काम भी इनका था। तो ये भी बहुत एक अच्छा पॉइंट था तुम्हारा। डेवलपमेंट ऑफ मॉनिटरिंग सिस्टम, ये तो आपको पता है, मॉनिटरिंग सिस्टम भी यहीं से आया है आपका, ठीक है। ओके, तो अब हम आते हैं इसके डीमेरिट्स पे, डीमेरिट्स ऑफ मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है आपका डिस्क्रिमिनेशन इन इकोनॉमिक असिस्टेंट। डिस्क्रिमिनेशन था भाई, आपको पता है कि मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन में दो तरीके के एजुकेशन सिस्टम कंटिन्यूड थे उस टाइम पे, एक तो ये मुस्लिम वाला और एक आपका वैदिक एजुकेशन वाला, हिंदू सिस्टम ऑफ एजुकेशन जिसको हम कहते हैं। तो भाई उस टाइम पे जो शासन, वो शासन काल ही जो था वो आपका मुस्लिम एम्परर्स का था, तो वो जो है इंटरेस्टेड थे एजुकेशन की प्रोग्रेस में, बहुत सारे इन्होंने मकतबास मदरबास मदरसास बनवाए, इन्होंने फाइनेंशियल एड जो वो प्रोवाइड कर सकते थे उनकी डेवलपमेंट में उनकी प्रोग्रेस में वो इन्होंने करी। तो सिर्फ एक अकबर को छोड़ के किसी भी मुस्लिम एम्परर ने हिंदू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए फाइनेंशियल एड प्रोवाइड नहीं किया, सिर्फ एक अकबर को छोड़ के। तो ये डिस्क्रिमिनेशन था एक तरीके से, ठीक है ना। फिर अटैक किया इन्होंने हमारी कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन पे, बताया आपको कि भाई इन्होंने अगर ये अपना इस्लाम धर्म एक्सपेंड कर सकते थे तो इसके लिए इन्होंने दो ही रास्ते चुने, हमारे इंडियन कल्चर पे हमारे इंडियन रिलीजन पे इन्होंने अटैक करा और दूसरा अपना इस्लाम धर्म फैलाने की कोशिश करी। तो हाँ, इन्होंने हमारी कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन पे इन्होंने अटैक करा था। इन्होंने जितने भी हिंदू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया था। और आपका जैसे कि बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज थी, नालंदा हो गई, विक्रमशिला हो गई, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज थी ये बुद्धिस्ट की उस टाइम पे। नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, सुनी भी होगी आपने इसका नाम, विक्रमशिला, नालंदा, तक्षशिला, ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो कितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज थी। तो ये सब इन्होंने ना डिस्ट्रॉय कर दी थी, सब इन्होंने खत्म कर दिया था, ठीक है। फिर आता है थर्ड पॉइंट पे, मेन एम ऑफ द एजुकेशन टू प्रपोर्ट इस्लामिक रिलीजन एंड कल्चर, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट आता है आपका डिसरिगार्ड टू इंडियन लैंग्वेजेस लिटरेचर रिलीजन एंड फिलोसफी। इन्होंने हमारे इंडियन लैंग्वेजेस की बहुत ज्यादा अवज्ञा करी थी, लिटरेचर की, रिलीजन की, फिलोसफी की, इन्होंने बहुत ही ज्यादा इन्होंने मतलब उसको डिसरिगार्ड करा था, ठीक है। और मिलिट्री एजुकेशन भी जो थी ना इस्लामिक सिस्टम में हाई लेवल पे थी, मिलिट्री एजुकेशन तो इनके यहाँ बहुत ही ज्यादा थी, ठीक है ना। इवन मेडिकल एजुकेशन भी आपकी यूनानी सिस्टम पे बेस्ड थी इनकी। तो सिर्फ एक अकबर ही ऐसा था जिसने एजुकेशन ऑर्गेनाइज करी थी इंडियन लैंग्वेजेस की, लिटरेचर की, रिलीजन की, फिलोसफी की, कुछ मदरसास में, ठीक है ना। बाकी और ऐसा किसी ने नहीं करा था, यस। लेकिन उसके बाद औरंगजेब ने भी ना, जो अकबर ने आपका थोड़ा बहुत इंडियन लैंग्वेजेस को लेके एजुकेशन ऑर्गेनाइज करी भी थी ना कुछ मदरसास में, तो फिर बाद में औरंगजेब ने उसको भी रोक दिया था, ठीक है ना। तो ये बहुत ही ज्यादा डिसरिगार्ड था, थोड़ा बहुत अकबर ने ही आपका करा था, जो भी कुछ करा था हिंदू एजुकेशनल सिस्टम के लिए वो, ठीक है। फिर आते हैं आपका फॉरेन लैंग्वेजेस एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन। फॉरेन लैंग्वेज थी जो आपकी अरेबिक एंड पर्शियन है, ये आपकी फॉरेन लैंग्वेजेस में आती है, तो यही यहाँ पे इसका एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन था। मास एजुकेशन यहाँ पर भी नहीं थी आपकी, ठीक है ना। बुद्धिस्ट एजुकेशन जो था उसमें मास एजुकेशन आ गई थी आपकी, लेकिन यहाँ पे मास एजुकेशन आपकी खत्म हो गई थी, ठीक है ना। क्योंकि एक तो मेजोरिटी में हिंदू जो होते थे वो इस एजुकेशन को लेते नहीं थे, ठीक है ना। सिर्फ कुछ ही हिंदू जो इंटरेस्ट होते थे, जो हाई पोस्ट पे जाना चाहते थे एडमिनिस्ट्रेशन के, सिर्फ वही आपका ये मुस्लिम एजुकेशन लेते थे। तो ज्यादातर तो हिंदू एजुकेशन लेते भी नहीं थे यहाँ की। तो कोई भी मुस्लिम रूलर जो था, ठीक है ना, उसने
उसने ना इतना फोकस ही नहीं करा कभी भी मास एजुकेशन पे। कभी उसने ऐसा फोकस ही नहीं करा कि भाई जैसे मास एजुकेशन नहीं है तो वो कुछ करे जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं वहां पे। जो पढ़ रहा है ठीक है, ऐसा था। वुमेन एजुकेशन भी यहाँ पर आपकी नहीं थी, ठीक है ना। गर्ल्स जो थी वो मकतबाज में आ सकती थी, वो एडमिटेड थी कि वो पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन उनको मदरसास में अलाउ नहीं था गर्ल्स को इस एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है ना। मकतबास में भी सिर्फ कुछ ही लोग अपनी बेटियों को भेजते थे एजुकेशन सिस्टम के लिए, एजुकेशन के लिए, ठीक है ना। हिंदूज की अगर हम बात करें तो वो तो बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं था, ठीक है ना। जो मुस्लिम पर्दा सिस्टम था वो भी एक आप कह सकते हो कि एक हर्डल था, ठीक है ना, क्योंकि हाँ पर्दा सिस्टम था उस टाइम पे तो, ठीक है ना। हिंदूज के लिए तो ये सिस्टम बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है ना। और जो वहाँ की एलाइट क्लास होती थी सिर्फ वही, उन्हीं के घर की कुछ बेटियां आपकी यहाँ पे पढ़ पाती थी, तो इसी वजह से वुमेन एजुकेशन में डिक्लाइन होती, क्योंकि बहुत सारे कारण थे। पर्दा सिस्टम भी था, मदरसास में तो गर्ल्स को बिल्कुल अलाउ नहीं था, मकतबाज में ही आपका अलाउ था गर्ल्स को पढ़ना, वो भी आपका पर्दा सिस्टम की वजह से। क्योंकि यहाँ पहले के टाइम पर तो देखो चाहे कोई भी धर्म सही, पहले के टाइम पे लेडीज इतनी बाहर नहीं निकलती थी, ठीक है ना। तो इसी वजह से ना वुमेन एजुकेशन कभी भी आपकी प्रोग्रेस में आई नहीं, थोड़ी बहुत जो भी थी वो भी डिक्लाइन ही होती रही। फिर यहाँ पे भी आपका रिप्रेसिव डिसिप्लिन था, डिसिप्लिन यहाँ का भी बहुत ज़्यादा हार्श था कि बच्चों को पनिश किया जाता था सिंपल सिंपल मिस्टेक्स पे भी। उनको मतलब होता ना फिजिकल पनिशमेंट बच्चों को दी जाती थी, है ना, फिजिकल कॉर्पोरल पनिशमेंट बच्चों को यहाँ पे दी जाती थी कि किसी को पूरा दिन खड़ा रखा, हाथ ऊपर करके खड़ा रखा, है ना, नील डाउन करके खड़ा रखा, ठीक है ना। तो इस यहाँ पे तो थोड़ी आपकी फिजिकल पनिशमेंट बच्चों को दी जाती थी, तो रिप्रेसिव डिसिप्लिन था आपका यहाँ पे। सिंपल सिंपल मिस्टेक्स पे यहाँ पे आपको पनिशमेंट दी जाती थी, ठीक है। फिर हम आते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन। क्या कंट्रीब्यूशन रहा था मुस्लिम एजुकेशन का मॉडर्न इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन के डेवलपमेंट में, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट आया था भाई सबसे बड़ी बात की एक तो फ्री एजुकेशन थी इन्होंने, ठीक है ना। आज भी कुछ स्कूल्स में जो कुछ आपके गवर्नमेंट स्कूल्स है वहां पे एजुकेशन फ्री है, आई थिंक प्राइमरी एजुकेशन तो फ्री है, कुछ स्कूल्स में है ऐसा, ठीक है ना। तो और यहाँ से स्कॉलरशिप स्टार्ट हो गई थी, बहुत अच्छा पॉइंट था यहाँ से कि स्कॉलरशिप यहीं से ही आपका आया है, ठीक है ना। एजुकेशन आपका अलग अलग लेवल्स में हमें किस तरीके से अच्छे से कैटेगराइज करना है, उसको डिवाइड करना है, ये एक बहुत बड़ा रोल था इसका। मटेरियल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट था ह्यूमन बींग्स का, ठीक है ना। मटेरियल नॉलेज भी बच्चों को होनी चाहिए और थोड़ी बहुत स्पिरिचुअल नॉलेज भी सब बच्चों को होनी चाहिए, ठीक है ना। स्पेशल अरेंजमेंट्स एजुकेशन के आर्ट्स स्किल्स एंड वोकेशंस को लेके मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन में ना एक बहुत ही अच्छे से अरेंजमेंट था आर्ट्स स्किल्स और वोकेशंस को लेके, क्योंकि उन्होंने फोकस इस पे भी बहुत ज्यादा करा था, ठीक है ना। तो किस तरीके से बच्चा अपना लेवलीहुड अर्न कर सकता है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है आपकी कंट्री की, ठीक है ना, और तो और इनके एजुकेशनल सिस्टम की प्रोग्रेस भी इंप्रूव होगी। तो इस पे भी इसके लिए भी ना एक स्पेशल अरेंजमेंट थे, ठीक है ना। स्पेशलाइजेशन था हायर एजुकेशन में, अवॉर्डिंग ऑफ डिग्रीज यहाँ से मिलनी स्टार्ट हो गई थी बच्चों को। स्पेशलाइजेशन था हायर एजुकेशन में, आपके पास चॉइस होते हैं कि आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप स्पेशलाइज्ड हो सकते हो, कोई अपनी इच्छा से एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, आप उसमें मास्टरी हासिल कर सकते हो। तो ये सिस्टम भी इनका यहीं से ही आया है। स्टैब्लिशमेंट था अदर डिफरेंट मदरसास का ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशन, तो मतलब अलग अलग तरीके एजुकेशन के लिए ना अलग अलग मदरसास इन्होंने बना रखे थे। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं था कि एक ही मदरसा में सब तरीके के सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, अलग अलग मदरसास इन्होंने कंस्ट्रक्ट कर रखे थे फॉर द अलग अलग एजुकेशन, ओके। फिर हम आते हैं, अब हम देखो हमने तीन तरीके के एजुकेशन सिस्टम पढ़े आपके, वैदिक, बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम। अब इन तीनों के बारे में हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं कॉमन कॉमन। तो यहाँ पे आप देखें इनका, देखो यहाँ पे वैदिक एजुकेशन का प्राइमरी एम क्या था, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना, सेल्फ रियलाइजेशन था जिसका मतलब होता है मोक्ष, ठीक है ना भाई। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना, आध्यात्म से जुड़ो, है ना, श्रवण मनन निध्यासन करो, ठीक है ना, मोक्ष की प्राप्ति करो, सेल्फ रियलाइजेशन ही इनका प्राइमरी एम था। बुद्धिस्ट एजुकेशन का क्या एम था, एनलाइटमेंट, निर्वाण, ठीक है, मोक्ष ही होता है इसका मतलब भी निर्वाण का, एनलाइटमेंट मतलब कि फ्रीडम ऑफ गेटिंग न्यू थॉट्स एंड एक्सप्रेसिंग देम, ठीक है ना। पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, अपने अंदर बदलाव लेके आओ, है ना, ह्यूमन वेलफेयर पे काम करो, ठीक है ना। मुस्लिम एजुकेशन में क्या था, अपने धर्म को प्रोपोगेट करना, इस्लाम लॉ को, ठीक है ना, प्रोपोगेट करना और अच्छे से
वैदिक एजुकेशन आपकी गुरुकुल्स में दी जाती थी। बुद्धिस्ट एजुकेशन विहार्स में, मोनास्ट्रीज में, कुछ यूनिवर्सिटीज थी जैसे कि आपकी नालंदा तक्षशिला हो गई, विक्रमशिला हो गई। मुस्लिम एजुकेशन आपकी मदरसाज और मकतबाज में दी जाती थी। ठीक है, वैदिक एजुकेशन में आपके डॉक्यूमेंट्रीज क्या होती थी पढ़ाने के लिए? वेदास होते थे आपके, उपनिषद होते थे, दर्शनाज होते थे, वेदांगनाज होते थे। बुद्धिस्ट एजुकेशन में आपकी जो टीचिंग्स होती थी बुद्धा की, जो उनकी ही खुद की टीचिंग्स होती थी बुद्धा की, ठीक है ना, जो उनकी लर्निंग्स होती थी फ्रॉम वर्ल्डली सफरिंग्स, वो यहाँ पे पढ़ाई जाती थी बच्चों को। त्रिपिटकास पढ़ाए जाते थे, बताया था आपको 3 बास्केट होती थी, ये सूतक, पितक, विनय पितक, है ना, ये सब। मुस्लिम एजुकेशन में कुरान पढ़ाई जाती थी बच्चों को, अराबिक एंड हैदिथ, ये सब बच्चों को यहाँ पे पढ़ाया जाता था। लैंग्वेज वैदिक एजुकेशन में आपकी संस्कृत थी, बुद्धिस्ट एजुकेशन में पाली, और मुस्लिम एजुकेशन की आपकी कौन सी लैंग्वेज होती है? फोल्क लैंग्वेज होती है, या आपकी फॉरेन लैंग्वेज होती है, अरेबियन एंड पर्शियन जो होती थी। फिर करिकुलम कैसा था वैदिक एजुकेशन में? वेदास पढ़ाए जाते थे, ग्रामर पढ़ाई जाती थी, रिचुअल्स पढ़ाए जाते थे, फिलोसफी, एस्ट्रोनॉमी, एथिक्स, ये सब पढ़ाया जाता था। बुद्धिस्ट एजुकेशन में आपका यहाँ पे बुद्धा के जो प्रिंसिपल होते थे वो पढ़ाए जाते थे, लॉजिक, डिबेट, मेडिसिन, साइंस, ये सब पढ़ाया जाता था। मुस्लिम एजुकेशन में आपकी कुरान, अरेबियन, पर्शियन, इस्लामिक साइंस एंड एथिक्स, इन सब के बारे में पढ़ाया जाता था। ठीक है, टीचिंग मेथड्स यहाँ पे कैसे होते थे? ओरल ट्रांसमिशन होता था, बोल बोल के ही बच्चों को उस टाइम पे सब कुछ था। मेमोराइजेशन, रिसाइटेशन, गुरु शिष्य की, बहुत बढ़िया। बुद्धिस्ट एजुकेशन में मेडिटेशन बहुत जरूरी था टू अचीव निर्वाण, ठीक है ना। डिबेट, डिस्कशन यहाँ पे स्टार्ट हो गया था, प्रैक्टिकल टूल्स यहाँ पे स्टार्ट हो गए थे, ठीक है ना। ओरल, रीडिंग, राइटिंग, मेमोराइजेशन, लॉजिक, ये सब आपका मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम में था। और भी आप पॉइंट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो। देखो मुस्लिम एजुकेशन में तो आई थिंक कोई संस्कार नहीं था, लेकिन आप यहाँ पे जो है संस्कार करके भी एक लिख सकते हो कि वैदिक एजुकेशन में आपका प्राइमरी एजुकेशन में आपका एक विद्यारंभ संस्कार होता था, फिर हायर एजुकेशन में एडमिशन लेने के लिए उपन्यास संस्कार होता था। बुद्धिस्ट एजुकेशन में प्राइमरी एजुकेशन में एडमिशन लेने के लिए आपका पबजा संस्कार होता था, ठीक है ना। तो ये भी आप मेंशन कर सकते हो। मुस्लिम एजुकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप याद ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मास एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं थी, यहाँ पे थी, और यहाँ पे भी डिक्लाइन हो रही थी, ठीक है ना। वुमेन एजुकेशन तो खैर तीनों में ही डिक्लाइन रही है। वुमेन एजुकेशन तो ये सिमिलैरिटी हो गई तीनों में, ठीक है। मास एजुकेशन इसमें बिल्कुल भी नहीं थी, इसमें थी, इसमें बिल्कुल भी नहीं थी, फिर से, ठीक है ना। एकदम डिक्लाइन होने पे ही आ रही थी आपकी मास एजुकेशन में, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे भी आपका स्टेट पैटर्नाइजेशन नहीं था, यहाँ पे आपका सेंट्रल था, ठीक है ना। यहाँ पे सेंट्रल स्टार्ट हो गया था, कहीं कहीं पे आपका सेंट्रल पैटर्नाइजेशन स्टार्ट हो गया था बुद्धिस्ट एजुकेशन में। हालांकि कुछ बुक्स में है कि कहीं कहीं पे स्टेट भी था, कुछ मठ विहार्स में स्टेट भी था, लेकिन अगर जिस बुक से मैं नोट्स बना रही हूँ तो इसमें ऐसा स्टेट मेंशन नहीं है, इसमें तो सिर्फ सेंट्रल लेवल का ही मेंशन है, ठीक है ना। बाकी अगर मैं नेट वगैरह पे भी देखती हूँ तो उसमें भी लिख रहा है कि कहीं पे सेंटर भी था तो कहीं पे स्टेट भी था, ठीक है। लेकिन आप सेंटर, अगर ऐसी कंफ्यूजन है तो आप सेंट्रल स्लैश स्टेट दोनों करके पैटर्नाइजेशन लिख सकते हो कि थोड़ा बहुत ही था, ज्यादा नहीं था, थोड़ा बहुत ही था, ठीक है ना। मुस्लिम एजुकेशन में भी आपका स्टेट पैटर्नाइजेशन स्टार्ट हो गया था, ठीक है ना। तो मुस्लिम एजुकेशन आपका सिर्फ इतना ही था, ठीक है ना। यहाँ से आपकी यूनिट फर्स्ट जो है ये आपकी कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक में तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको बता दूंगी, कोशिश करूंगी और अच्छे समझाने की, वीडियो ले आऊंगी और अलग से, ठीक है ना। नोट्स अगर आपको चाहिए, पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। और क्या कहते हैं, आप बस जो आपको टॉपिक पढ़ाया जा रहा है आप उसके जो मेन मेन पॉइंट्स है ना आप उनको रिमेंबर रखो। पॉइंट्स से ही समझ में आ जाता है कि हमें उसकी बॉडी में क्या लिखना है, तो वो बॉडी आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए आपकी प्रेजेंटेशन एग्जाम में, कि अगर पॉइंट्स है तो आप थोड़ा फ्लो चार्ट बना दो, ट्री स्ट्रक्चर बना दो, समथिंग लाइक दैट। आप इस तरीके से बना देते तो कोई दिक्कत नहीं आती। मैंने भी अभी बीएड अपनी सेकेंड ईयर मेरा कंप्लीट हुआ है, मैंने ही फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स दिए थे जब, तो फिर पेपर इतना हार्ड नहीं आता है, पेपर जो पढ़ाया जाता है उसमें से ही आता है। कि पिछली बार आया था वैदिक एंड बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन में डिफरेंस बताना था, और चॉइस आती है मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम के क्या मेरिट डिमेरिट थी उसको एक्सप्लेन करना। तो इस तरीके के सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं, अगर आप पढ़ लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आंसर जनरली क्वेश्चंस का सेम ही होता है, ठीक है ना, क्योंकि हमने अब मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम है तो हमने इसका सब कुछ पढ़ लिया, इसका एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, करिकुलम, मेरिट, डिमेरिट, क्या कंट्रीब्यूशन था, स्ट्रक्चर कैसा था, क्या पढ़ाया जाता था, तो ये ही सब चीजें हैं।
ठीक है ना, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और ये वाला सब्जेक्ट तो फिर भी आसान है, कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन आसान भी है, थोड़ा हिस्ट्री से रिलेटेड भी है, थोड़ा पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी है। अभी हम नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे, यूनिट सेकंड। अब आपकी मैं कल से स्टार्ट कर दूंगी यूनिट सेकंड। उसमें हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे सबसे पहला मैकले मिनट, मैकले मिनट, ठीक है ना। क्योंकि अब मुस्लिम एजुकेशन के बाद ना आपका यहाँ पे जो है आपका अंग्रेजों का शासन स्टार्ट हो जाता है। तो फिर ब्रिटिशर्स किस तरीके की एजुकेशन पॉलिसी हमारे इंडिया में लेके आते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसमें भी हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे आपका मैकले मिनट। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा इस टॉपिक को पढ़ के, ठीक है ना। सो जुड़े रहिए सेशन के साथ। टेक केयर, बाय बाय।